हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जम्वार एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो जो है वो है क्लास 8 के बच्चों के लिए। ये आपका चैप्टर 4 है सिविक्स का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉ। तो ये जो चैप्टर है वो हम लॉ पे बेस्ड है पूरा। हम इस चैप्टर के अंदर लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछली चैप्टर में देखा था कि पार्लियामेंट की फंक्शंस में हमने लॉ मेकिंग देखी थी, पर हमने उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये वो चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या जो लॉज हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं? तो अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कि अपने बच्चे को जो है, अपने जो लड़के को है, छुपा देता है, क्योंकि उसके बेटे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट आई होती है कि उसके बेटे को क्या होनी होती है, 10 साल की सज़ा होनी होती है जो उसने क्राइम किया होता है। अब हमने इसमें देखा, क्लियरली देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है, क्योंकि उसके बेटे को सज़ा मिलनी है लेकिन वो अपने बेटे को छुपा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है। और हमने यूनिट 1 में भी देखा था, जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो इस चीज़ पे एग्री किए थे कि जो गवर्नमेंट है वो जो है वो अपनी मर्जी से बिना किसी रीज़न के कोई भी लॉ या कोई कुछ अपने बिना किसी रीज़न के कोई भी काम नहीं कर सकती, जिसका मतलब है नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मतलब के कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं होगी। तो दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। इन्होंने बहुत से प्रोविजंस रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्यों है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है इन द आइज़ ऑफ द लॉ। कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन। लॉ जो है वो किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता उसके रिलीजन पे, उसकी कास्ट पर, उसके जेंडर के बेसिस पे। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स। अब रूल ऑफ लॉ का क्या मीन्स है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ जो है वो हर एक सिटीजन पे अपील होता है और कोई भी सिटीजन लॉ के अबव नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक मामूली है, मामूली इंसान, मामूली सिटीजन भी नहीं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं, हर एक इंसान इक्वल है। अगर प्रेसिडेंट कोई गलती करता है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, अगर सेम गलती कोई एक नॉर्मल पर्सन करता है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो इन एंशियन इंडिया में पहले पहले ऐसा नहीं होता था। लोगों ने अपने लोकल लॉज बनाए होते थे, जैसे कि अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके की ऑटोनॉमी जो है वो क्या करती थी, इंजॉय करती थी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये मान लो कोई विलेज है, ठीक है, जहाँ पे इतने परसेंट ऑफ लोग जो है वो कौन है, ब्राह्मण हैं, और बाकी जो है वो दलित हैं या फिर कोई डाउन ट्रोडन लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्राह्मण जो है वो अपनी तहत जमा के बैठे होते थे कि भाई ये तो क्या है, हमारा ही है, ये सारा एरिया किसका है, हमारा ही है, और जो हम चाहेंगे वो ही इनके साथ व्यवहार होगा। तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑटोनॉमी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। और ये अपनी मर्जी के लॉ बना देते हैं कि अगर ब्राह्मण की कास्ट में से किसी ने अगर कोई चोरी की है किसी के घर में, उसको चाहे वो माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर इस ग्रुप वालों में से भैया किसी ने चोरी कर दी, ये तो इनकी जान तक ले सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा व्यवहार और हार्शली पनिश्ड वो करते थे। ऐसे ही यहाँ पे अभी हम देखते हैं, जब भी कोई पनिशमेंट देनी होती थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो वैरी करती थी कि उस बंदे की कास्ट क्या है, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और उसी तरीके की जो है वो क्या होती थी, पनिशमेंट उनको दी जाती थी। अब ये माना जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस इस चीज़ को नहीं मानते। उनके पास नहीं मानने के भी कई रीज़न है, बट अब आपकी बुक में सिर्फ 2 ही रीज़न दिए हुए हैं। पहला, कि वो खुद ही आर्बिट्रेरी जो लॉज हैं वो बनाते थे, अपनी मन मर्जी का कोई भी लॉ, अगर उनका मन किया कि मुझे ये लॉ बनाना है, ठीक है आज बना दो। लेकिन जो वो लॉज बनाते थे ना, वो इंडियन को बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते थे। वो सारे के सारे लॉ ब्रिटिशर्स की ही पेट भरते थे या उनकी ही जेबें भरते थे। ऐसे लॉ होते थे कि जो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही क्या करेंगे, फ़ायदा देंगे, फ़ायदेमंद होंगे उनके लिए, और इंडियंस को वो पूछेंगे भी नहीं। इंडियंस का कुछ हक भी नहीं होगा, इंडियंस को कोई कुछ नहीं मिलेगा। और सेकंड, उनके पास रीज़न है कि अगर वो इंडियंस के लिए कोई लॉ बनाते थे तो वो किस उस पे बनाते थे, क्योंकि इंडियंस उन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डालते थे कि आप हमारे लिए कोई लॉ बनाओ। इसलिए वो क्या करते थे, उनके लिए कोई भी लॉ जो है वो बनाते थे तो इंडियंस के ही कहने पे बनाते थे। तो एक एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे दी हुई है, जो कि है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। इस एक्ट में मैं आपको ब्रीफली ही आपको यहाँ पे बताया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कि इस एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिटिसाइज़ करने की या प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको उठा के डाल देते हैं कहाँ पे,
जेल में। जैसे कि इस व्यक्ति ने है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश की, इसने भाई दिन रात मेहनत की है, इसने पूरे दिन और पूरी रात एक दिन लगा के काम किया, और ब्रिटिशर्स ने इसे कहा था कि तू अगर ये काम करेगा मैं तेरे को 200 रुपये दूंगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उससे सारा काम भी करवा लिया और उसको 200 रुपये भी नहीं दिए। और अगर ये इंसान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है, इसको उठा के उल्टा जेल में डाल देते हैं कि बिना किसी रीज़न के, उनका मन करता है कि इस बंदे को डालना है, भाई डाल दो इसको, बिना किसी रीज़न के वो अरेस्ट कर लेते थे विदाउट ड्यू ट्रायल। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्ट, लेकिन जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जब हुए तो इंडियन ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिए जो मनमर्जी के लॉ जो है ब्रिटिश बनाती थी। तो इन्होंने इंडियंस ने फाइट करना शुरू कर दिया अपनी इक्वालिटी के लिए कि हमें भी इक्वल समानता चाहिए जैसे ब्रिटिशर्स इंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने डिमांड रखना शुरू कर दी। एक डिमांड हमें यहाँ पे बताई हुई है कि वो चाहते थे कि अपने कोर्ट्स में ब्रिटिशर्स इंडियन जजेस जो हैं वो भी रखें, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग में आ सकें। तो देयर वर सेवरल वेज इन विच, अब बहुत से वेज थे जो कि कॉलोनियल रूल में इंडिया जो है वो करती थी अपने किसके लिए, हक के लिए। सो विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया को मिली कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन के साथ साथ, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग द लॉ फॉर द कंट्री। अब उन्होंने ये सब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि किस बेसिस पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हम चूज़ करते हैं वो लॉ बनाएंगे। एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल लॉज, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हर साल न्यू न्यू लॉज पास करते हैं, और एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वन, और जो कि एग्जिस्टेड वन होते हैं, जो कि पहले के लॉ होते हैं, उनको रिवाइज करते रहते हैं कि अगर कोई लॉ हमने बनाया है तो क्या वो आज की जनरेशन के साथ या फिर अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी जो एक फंडामेंटल राइट था जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया, और अभी 6 हो गए हैं हमारे। तो वैसे ही हो सकता है कि पहले शायद उनको लगा होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट बनाना ज़रूरी है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे सिचुएशन चेंज हुई वैसे ही लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशंस भी चेंज होती हैं, वैसे वैसे वो आगे अमेंड करते गए। तो इन आर क्लास 6 बुक, आपने अपनी क्लास यूअर क्लास 6 बुक में पढ़ा था हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये क्या था, ये अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, अब ये जो न्यू लॉ था इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लड़का है, लड़की है और माता है, मतलब कि मदर है, सॉरी ऑब्वियसली माता ही होती है मदर भी, जो कि बेटा है, बेटी है और जो उसकी मम्मी है, उनको इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली प्रॉपर्टी में। सिमिलरली न्यू लॉज जो हैं वो होते हैं और जो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट। हाउ डू पीपल केम टू थिंक एंड प्रॉस्पेर दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी, कैसे लोग जो हैं वो सोचते हैं और कहते हैं कि न्यू लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, अब न्यू लॉज कैसे बनते हैं हम उनको देखते हैं। पार्लियामेंट का जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो है रोल इन मेकिंग लॉज, क्या रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो लॉ बनाती है। देर आर मैनी वेज जिससे कि लॉ जो है वो बनते हैं, किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ के लिए, कि जो उन्होंने अपनी नीड्स और एस्पिरेशंस हमें बताई हैं, उनके ऊपर खड़े रह के हम, उनकी उम्मीदों पे खड़े रह के हम लॉ बनाएं। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। अब क्या करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पार्लियामेंट का कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको कम करना। लेट अस रीड द स्टोरीज टू अंडरस्टैंड हाउ द इशू ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस वर ब्रॉट टू एन अटेंशन। अब हमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्टोरी है वो पढ़ो। अब मैं आपको ब्रीफली और फटाफट से ये स्टोरी बता देती हूँ बच्चे, ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अब ये अक्टूबर 2006 की बात हो रही है। ये होती हैं शाजिया और ये कौन है, कुसुम। ये शाजिया है और ये कुसुम है। अब ये क्या बात कर रही होती हैं, ये बात कर रही होती हैं शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, कि तुमने आज का ये इसको बोलती है कि तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। ये बहुत बड़ा दिन है वुमेंस के लिए। उसने कहा सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं, नॉट जस्ट वुमेंस, सिर्फ वुमेंस ही नहीं, वायलेंट फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन। जो वायलेंस फ्री मोड, मतलब कि वुमेंस पे अत्याचार होते थे, उनके हस्बैंड उन्हें मारते थे, घर से निकाल देते थे, तो ये जो है वो एक वायलेंस फ्री होम है जो कि सबको बेनिफिट करेगा। कुसुम अब ये बोलती है कि यार इसने तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ये न्यू लॉ बनाने के लिए, बट कोई बात नहीं, न्यू लॉ तो बन गया। अब ये बहुत ज़्यादा टाइम की बात क्या कर रही है, मतलब क्या 2-4 दिन लिए, नहीं। अब मैं भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम यहाँ पे समझते हैं। अब 2006 की बात हो रही थी, अब आ जाइए 1990 अप्रैल 1991 में। एक टिपिकल डे था ऑफिस का। क्या हुआ,
ये औरत आती हैं इनके पास, कहती हैं कि अब मेरे आई नीड एडवाइस, मेरे को एक एडवाइस चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा ज़्यादा मारा और मैं किसी और के पास भी नहीं जा सकती और मुझे बहुत गंदा फील हुआ जब मेरे घर वाले ने मुझे मारा। अब आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। उसने कहा कि मैं अब इस तरीके से चुप नहीं बैठूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। अब ये जो आंटी होती हैं ये आती हैं कि मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, मेरा जो लड़का है और जो उसकी बहू है, मेरी जो बहू है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती है, मुझे गालियाँ देते हैं, मतलब उसने क्या किया, वर्बली अब्यूज़ मी, गालियाँ देते हैं मुझे, और अगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, वो चाहे तो मुझे घर से बाहर भी निकाल दें। आई डू नॉट वांट टू गो टू द पुलिस। उसने कहा मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मुझे बस ये वायलेंस जो है उसको रुकवाना है। ऑब्वियसली अब ये जो है वो अपने घर की इज्जत के बारे में सोच रही है कि अगर मैं पुलिस के पास चलेगी, रहना तो मुझे उसी हस्बैंड के साथ है, तो फिर किस मुँह से मैं रहूँगी। और दूसरी कहती है आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट, और वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे घर से ये निकाल दें, ये जो मांझी आई होती हैं उनके पास। तो उन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है हमारे पास कि हम आपकी हेल्प कर सकें। अब 1990s के बाद क्या होता है कि अब एक न्यू लॉ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वुमेन्स पे अत्याचार जो है वो बढ़ता चला जाता है। क्या बुज़ुर्ग वुमेन्स, क्या लड़कियां, क्या औरतें, उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार लोग करते रहते हैं और वो चुपचाप सहती रहती हैं। लेकिन अब उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, अब वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो एक पब्लिक हियरिंग होती है। क्या होता है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घूंघट वाली बहुत सी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो है वो बोल रही हैं, स्पीच दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अब ये ऐसा समय आ गया कि हमें अपने लिए प्रोटेक्शन चाहिए, हम हमें मारते हैं, हमें घर से निकाल देते हैं, हमें टेम्पररी लीव, वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू। हमें एक न्यू लॉ चाहिए कि हमें भी प्रोटेक्शन मिले, हम ऐसे मरना थोड़ी चाहते हैं। अभी 1999 में क्या होता है, जो लॉयर्स होते हैं, जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, आफ्टर नेशनल वाइड कॉन्सुलेशन टुक द लेड इन ड्राफ्टिंग द डेमोक्रेटिक वायलेंस, अब वो चाहते हैं कि एक ऐसा बिल पास होना चाहिए कि जो कि वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए हो। सो द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड, अब उन्होंने वो हमें डेफिनेशन बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन है। वो बोलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, इकोनॉमिक वायलेंस भी हो सकता है, और सेक्शुअल और वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है, गालियाँ भी हो सकती है, मारा भी जा सकता है, फाइन इकोनॉमिक वायलेंस भी हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन शेड्स डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। अब वो कहते हैं कि हाँ, वुमेन्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो हमेशा ऐसे ही अपने घर से मारा मारी उनको लोग नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ्स, अब वो बोलते हैं कि मॉनेटरी रिलीफ्स का क्या। अब मीटिंग होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें वो बोलते हैं कि वुमेन्स को एक न्यू लॉ की ज़रूरत है ताकि वुमेन्स के साथ जो वायलेंस होता है वो कम हो जाए, और पार्लियामेंट को कोई ना कोई लॉ जो है अभी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अब फाइनली जब बिल पास हो जाता है 2002 में, अब वो बोलते हैं कि अब ये बोलती है कि ये जो बिल है, यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो बिल है वो, ये तो वैसा बिल है ही नहीं जो हम चाहते हैं कि जिस तरीके का बिल हो, तो वी मस्ट अपोज द बिल। अब ये कहती हैं कि हमें अभी ही हमें इस बिल को अपोज करना चाहिए। तो वो क्या कर देते हैं, एक कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं और बिल को अपोज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अब ये सबमिशन बिठाते हैं कि हमें क्या करना है, जो बिल इन्होंने बनाया है वो इतना अच्छा बिल नहीं है, जिस तरीके का हम बिल चाहते थे वैसा बिल नहीं है, तो हमें इस बिल को चेंज करवाना है, या फिर हमारे लिए न्यू बिल बनाओ, या तो ये बिल जो है वो कैंसिल कर दो। एस्टीम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज। वो कहती हैं कि ये जो प्रेजेंट बिल है इसको चेंज करो। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज। उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की आपने यहाँ पे डेफिनेशन दी है वो तो डोमेस्टिक वायलेंस है ही नहीं। द लॉज नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। ये जो लॉ है वो क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है टेम्पररी कस्टडी किनको, चिल्ड्रन को। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई वुमेन्स की प्रोटेक्शन चाहिए, ये क्या लॉ बना दिया आपने। तो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 2006 में क्या होता है, वो बोलते हैं कि व्हाट इज़ द न्यू लॉ। ये न्यू लॉ क्या है, वो बताते हैं यहाँ पे कि ये जो लॉ है ये क्या कर रहा है, वुमेन्स को वायलेंस फ्री होम दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है उनको प्रोटेक्शन, एंड दिस इज़ अ सिविल लॉ जो एम करता है कि जो मिलियंस ऑफ वुमेन्स है, जो माँ है, बेटी है, किसी की बहन है, वो वायलेंस जो उनके साथ घर में होता है वो ना हो। अब क्या यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। अब वो बोलते हैं कि ये लॉ जो इतना है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो वो बोलते हैं कि ये लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक जो औरत है उसका भी अधिकार है कि उसको कोई ना मारे। अगर आप किसी भी औरत को मारते हो तो उसके पास भी अब ये अधिकार है कि वो जेल मतलब कोर्ट जा सकती है और आपको जेल में डलवा सकती है। नाउ बीइंग अनदर लॉन्ग जर्नी, अब वो क्या कहते हैं, वुमेन्स कैन गॉट मॉनिटरी लीव टू मीट देयर एक्सपेंशन इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट। अब वो क्या न्यू चीज़ जो है, न्यू जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं किसकी, मॉनिटरी रिलीफ की। येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स। अब वो बोलते हैं हाँ, अब होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि ये
लॉ जो है वो पास भी हो जाए और अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो। अब हमने अब एग्जाम्पल से देखा कि द रोल ऑफ द सिटीजन्स जो हेल्प करता है पार्लियामेंट को, कंसर्न देता है। अब लोगों को अगर कोई लॉ नहीं पसंद आ रहा तो वो क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने पहले भी आपको इस चीज़ की एग्जांपल दी हुई है हेयर, कि अगर लॉ कोई पास होता है, पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है जो 80% लोगों को बेनिफिट कर रहा है और 20 को नहीं कर रहा, तो लॉ पास हो जाता है। ये क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चलो 80% को तो हो रहा है ना। बट अगर ऐसा हो कि 20% लोगों को कोई लॉ बेनिफिट दे रहा हो और 80% लोगों को नहीं दे रहा हो, और अगर ये लोग जो है वो बात उठाते हैं कि हमें न्यू लॉ चाहिए, तो जो लॉ है वो फिर से बन सकता है या फिर वो लॉ जो है वो ख़त्म हो सकता है। From establishing the need for a new law to its being passed, at every stage of the process of the voice of the citizen is a crucial element. अब आप कहीं से भी आवाज़ उठा सकते हो। आपकी वॉइस टीवी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, रेडियो, लोकल मीटिंग्स, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज नॉट accessible and ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। अब आप किसी भी टीवी में, न्यूज़पेपर में, अब अगर आप आवाज़ उठाते हो तो आपने देखा होगा, टीवी में दिखाते हैं, फिर न्यूज़पेपर में दिखाते हैं, फिर रेडियोज़ में भी चलता है, तो सब जगह चलता है। तो इससे पार्लियामेंट जो है वो भी थोड़ी अवेयर हो जाती है कि हाँ, अगर हम कोई गलत लॉ बना दें तो लोग भी, हमारे जो आम आदमी हैं वो भी इतने जागरूक हैं कि वो हमारे अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। अब अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, अब जब भी कोई लॉ बनता है, अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि कोई भी लॉ बनाती है तो वो सारे लॉ अच्छे होते हैं, वो सबको बेनिफिट करते हैं, नहीं। ऐसे भी कुछ लॉ होते हैं जो कि अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं, कि जिनको बाद में बंद भी करवाना पड़ता है। अब पार्लियामेंट जो है वो हमारे बहुत से लॉ बनाती है और कुछ लॉ उसमें से अनपॉपुलर होते हैं समटाइम, बट इट कैन कॉन्टिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सपेक्टेड। अब जो लोग हैं, बहुत से ऐसे लॉज होते हैं जिनमें, और अगर लोगों को कोई लॉ अच्छा नहीं लगता तो वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ। हाँ, अब वो कैसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में करवा के, रिपोर्ट करके, टीवी में, टीवी चैनल्स पे आता है। तो इन ए डेमोक्रेटिक लाइक आर सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस, अब हमारी जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सिटीजन्स को परमिशन है कि वो अपना अनविलिंगनेस जो है वो दिखा सकती हैं और प्रोटेस्ट कर सकती हैं। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू फील, अब मैंने बताया ना कि अगर 10-15 लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर वो करें, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं, इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनको तो वो लॉ बेनिफिट कर रहा है, लेकिन 10 लोग, फिर कहाँ जो है वो बात शायद ना मानी जाए। बट एक बहुत ज़्यादा इमेंस ग्रुप, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, उनको ही नहीं पसंद आ रहा लॉ या फिर उनके बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर आता है पार्लियामेंट पे कि वो उस लॉ को चेंज करे। एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेकिंग। सो इसमें मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि क्या है। इसमें है कि एक ऐसा एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल ने एक लॉ निकाला कि जो जैसे कि एक मार्केट का एरिया है, उसमें जो रेडी वाले लोग हैं वो नहीं खड़े हो सकते, जो अपने नीचे सामान बेचते हैं ना, आपने देखा होगा, वो लोग वो नहीं खड़े हो सकते। तो जब ऐसा लॉ कोई भी पास हुआ तो उस ऐसे लॉज को भी जो है पार्लियामेंट ने वापस लिया है, क्योंकि लोगों ने इस पे वो किया, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और लोगों ने ऐसे लॉज को भी मतलब फोर्स किया पार्लियामेंट को कि वो ऐसे लॉज जो है वो वापस ले ले। सो अब एक फ़ोटो आपकी 7th की बुक में थी, और यहाँ पे एक और फोटो दी हुई है। सो दिस पिक्चर टू द पॉइंट अनदर वे पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो अभी हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक पार्लियामेंट के अगेंस्ट भी हम कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हमारे लिए काम करे। 5 साल के बाद, जैसे कि आपको पता है कि 5 साल के बाद, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इलेक्शंस होती हैं, फिर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हो। लेकिन इन 5 सालों में अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप इसके बीच में भी क्रिटिसाइज़ करके आवाज़ उठा सकते हो। इसमें यही बोला गया है, इट इज़ देन दैट वॉज बीइंग टू यूज़ न्यूज़पेपर। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है या बहुत से लोगों को बेनिफिट नहीं कर रही है, तो आप न्यूज़पेपर में, मीडिया में देके क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि वो चीज़ ज़रूरी है। वॉट वी शुड बेयर इन माइंड इज़ दैट इट इज़ द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल दैट हेल्प पार्लियामेंट परफॉर्म इट रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रॉपर्ली। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि जो लोग हैं वही पार्लियामेंट को अच्छे से काम करना
करने का दबाव डालते हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ निकाल देगी और लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, और पार्लियामेंट को भी पता है कि जो लॉ निकाला है मैंने वो ऐसे ही है, कुछ लोगों को बेनिफिट कर रहा है और कुछ को नहीं कर रहा है, तो लोग फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो पार्लियामेंट जो है वो ऐसे ही कनासुनी करके अपनी कभी कभी ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना देगी। लेकिन अगर कोई लॉ पास करती है पार्लियामेंट और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं पार्लियामेंट से कि आप अपना लॉ जो है वो फटाक से वापस ले लो, तो पार्लियामेंट जो है वो अपना काम अच्छे से करती है और उसको पता लग जाता है कि लोग जो है वो अवेयर हैं। अगर वो कोई भी गलत लॉ जो है वो बनाएगी तो लोग जो है वो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, खड़े होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। सो विद दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। अगर आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, घर में मास्क पहने रहिए और सैनिटाइज करते रहिए खुद को। बाय, टेक केयर।